हाय, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब आज नए वीडियो को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह है नारीवाद। नारीवाद क्या है? तो नारीवाद जो है मानव सभ्यता, अगर हम समाज में देखते हैं कि नारी का जो एक महत्वपूर्ण स्थान है समाज में, और यहाँ तक कि नारी के बिना जो है एक सृष्टि का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और भारतीय संस्कृति में अगर हम देखते हैं, और नर और नारी एक जीवन रूपी रथ के दो पहिए के समान माना गया है, क्योंकि ये पहिए जीवन का ही सही दिशा की ओर ले जाते हैं। और लेकिन एक पहिया अगर एक पहिया अगर टूट जाए या रुक जाए तो रथ रूपी जो जीवन है, वह जो जीवन निर्वाह है वह गतिहीन हो जाएगी। इसलिए नर और नारी के संबंधों के बीच में अगर हम देखते हैं, एक समानता का भी एक अभाव परिलक्षित स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, क्योंकि पुरुष जो है सदैव ही स्त्री को अपने अधीन में ही रखता है और अधीन में रखता चला आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि विज्ञान, धर्म या शिक्षा, संस्कृति या कला के क्षेत्र में चाहे जितना भी प्रगति हो, परंतु सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से आज भी महिलाएं की स्थिति बहुत ही शोचनीय एवं दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो मानव समाज सादा हम देखते हैं कि सदा ही जो है अधिक हम देखते हैं अधिकांशतः जो है आधुनिक होने का दावा करता है, फिर भी जो है एक नारीवादी मानते हैं कि सभी समाजों की जो महिलाओं पर का जो है शोषण होता भी रहा है। यहाँ तक हम देखते हैं कि नारीवादी विचारों का आरंभ से इस विश्वास के साथ होता है कि स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अलाप स्थिति में है, क्योंकि उसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण उसका यही है कि शारीरिक विभिन्नता से उत्पन्न नहीं है, बल्कि वे कारण है जो कृत्रिम है और यहाँ तक समाज द्वारा निर्मित है, और जिन्हें चुनौती दी जानी चाहिए, परिवर्तन करना भी चाहिए इसके बारे में। क्योंकि एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में या स्त्रियों की समस्याओं की जो राजनीतिक के समस्याओं का एक केंद्र भी मानती है। नारीवाद या नारी अधिकारवाद की अगर हम देखें तो मुख्य मान्यता यही है कि समाज में जो लिंग के आधार पर जो शक्ति का जो विस्तृत प्रयोग किया जाता है, यह जो सिद्धांत है वो पितृसत्ता को ही किया गया है, जो पितृसत्ता को सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का प्रधान रूप में माना गया है। क्योंकि यह पुरुष प्रधान जो हम देखते हैं समाज में, ये प्रति विद्रोह को एक शंखनाद के रूप में भी है, क्योंकि पिता यानी पितृसत्ता के जिसके जरिए जो है यह संस्थाओं को एक खास समूह को पहचाना जाता है, सामाजिक संरचना और क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था के रूप में परिलक्षित दिखाई पड़ता है। हम यह भी देखते हैं जिसमें पुरुषों को स्त्रियों का वर्चस्व रहता है, उन पर शोषण करता है, उत्पीड़न करता है। तो पितृसत्ता की सबसे बड़ी संपूर्णात्मक और उपयोगी जो परिभाषा जो है हमारा गड्डा लाउनर ने भी दी है इसके बारे में, कि पितृसत्ता परिवार में महिलाओं और बच्चों के पुरुषों की वर्चस्व और अभिव्यक्ति और संस्थागत करण जो है एक सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों का सामाजिक वर्चस्व का विचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषों का जो है समाज के सभी महत्वपूर्ण सत्ता प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रहता है, महिलाओं की जो ऐसी सत्ता तक पहुंच से वंचित रहती है। और साथ साथ हम ये कहते हैं कि रिपब्लिक में जो है प्लूटो ने जो उस ग्रंथ को लिखा था, तो स्त्रियों की विधायक और शासक बनाना चाहते थे। उसमें जो है पुरानी जो विचारधारा थी, जो संकीर्ण विचारधारा थी, उस अनुसार जो है अपने विधायक और शासक बनाना चाहते थे। लेकिन प्लूटो की इस योजना पर मान्यता पर आधारित थी कि स्त्री और पुरुष जो है एक प्राकृतिक स्वभाव और क्षमताओं के में जो है समान थे। लेकिन उनके सिद्धांत में जो है दो प्रमुख रूप से था। पहला था परंपरागत विवाह का सुधार और दूसरा था हमारा स्त्री मुक्त। यानी पारंपरिक रूप से जो विवाह महिलाओं को जो दासी बनाकर रखता था, उन्होंने विवाह को एक आध्यात्मिक मिलन या आपसी आदर या प्रेम पर आधारित मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन यह विवाह जो है मानव जाति के लिए जो था एक निरंतरता के लिए जो है के लिए आवश्यक था।
और इसमें ये भी था, इसलिए संतान उत्पत्ति के लिए जो है अस्थायी यौन संबंधों की वकालत भी की। उन्होंने स्त्री और बच्चों को लालन पालन की जो जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया, बच्चों की देखभाल का दायित्व तो राज्य को सौंप दिया। लेकिन अरस्तु ने पुरुषों की तुलना में जो है स्त्रियों की हीनता पर बल देते हुए उन्हें जो दासों के समकक्ष रखा था। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे मनुस्मृति के अंतर्गत अगर हम देखते हैं, उसमें जो लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नृवन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता विराजमान होते हैं। और दूसरी ओर घोषित किया था कि न नारी स्वतंत्रता महर्ति, नारी स्वतंत्र होने योग्य नहीं है। हम ये देखते हैं कि प्राचीन काल से हम देखते आ रहे हैं कि प्राचीन काल या मध्यकाल में देखते हैं, नारी के जो हीन स्थिति है उसके विरुद्ध किसी आंदोलन की संकेत नहीं मिलता है। लेकिन 1960 ईस्वी के दशक में हम देखते हैं लिंग असमानता और राजनीतिक महत्व नहीं माना जाता था, और स्त्री पुरुष का जो भेद को जो है एक सामाजिक समस्या के रूप में अवश्य स्वीकार जरूर किया जाता था। लेकिन एक सामान्य सी जो है एक अवधारणा थी, स्त्री पुरुष में जो है शरीर शास्त्र के अनुरूप कुछ भिन्नताएं थी, वे असमान ना होते हुए वे दोनों को समाज में अलग अलग प्रकार के कार्य करने के लिए उपयुक्त बनाती हैं। तो इस तरह से स्त्रियों को घर के कार्यों के लिए उपयुक्त है और पुरुष अपनी शारीरिक क्षमताओं और पुरुषोचित गुणों के कारण बाहर समाज के कार्य करने के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रकार के हम 90 के दशक में देखते हैं कि राजनीतिक अवधारणा में डॉक्टर राजीव कुमार जो है राजनीतिक चिंतन के में स्त्रियों के प्रति यह चिंता और वे समाज में समान स्थान प्राप्त कर सके, और 20वीं सदी की यह देन नहीं है। लेकिन 1405 में अगर हम देखते हैं कि इटली में छपी एक पुस्तक था, बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज़, मतलब कि आधुनिक नारीवाद के कई विचारों को पूर्ववर्ती विवरण देखने को मिलता है। लेकिन इसमें लोकप्रिय स्त्रियों की जो दिनचर्या थी, जो असफलता थी, उसके संदर्भ में जो है स्त्रियों की शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की चर्चा की गई है। और इससे ज्ञात होती है कि महिलावादी जो आंदोलन के इतिहास की शुरुआत मूल रूप से अगर हम देखते हैं वह फ्रांस के क्रांति के आदर्शों में छुपी हुई थी, क्योंकि इस क्रांति की नारीवाद की जो लहर है वह को उत्पन्न किया था और महिलाओं को जो है महिलाओं को क्रांति में भाग लेने के लिए जो है प्रेरणा दी थी। तो इस तरह से 17वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं तो उसमें बहुत ही प्रकाशित हुई थी मेरी ओल्डसोनक्रॉफ्ट नामक एक पुस्तक लिखा गया। उस पुस्तक का विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, महिलाओं के अधिकारों का एक समर्थन पुस्तक का नाम था। इन्होंने नारीवाद के विचारों को जागृत किया था। इस पुस्तक में हम समानता की महिलाओं की पर अधिक जोरदार समर्थन भी किया था। और इसमें हम देखते हैं कि महिलाओं की राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने का कोई तार्किक आधार नहीं है। अगर हम तार्किकता की राजनीतिक अधिकारों का अगर हम प्रयोग करने के मामले में अगर हम व्यक्ति की क्षमता का पैमाना है तो महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता करने का कोई आधार नहीं है। तो हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में कई महिलाओं महिलाओं जो समर्थक जो थे उन्होंने इसलिए लड़े क्योंकि स्त्रियों के लिए विद्यालय महाविद्यालयों की लिए स्थापना हो, लड़कों और महाविद्यालयों और पुरुषों के व्यवसाय में स्त्रियों को प्रवेश दिलाया जाए। 1789 ईस्वी की क्रांति में अगर हम देखते हैं कि वह पुरुष के नागरिकों के अधिकारों की घोषणा, उसमें सभी व्यक्तियों के लिए जो है समानता की बात उठाई थी। तब जो है महिलाओं की कोई अधिकार, तब भी जो है महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिले। लेकिन 1791 ईस्वी में एक घरेलू पुरुष नौकरों की नागरिक अधिकार दिए गए और हम देखते हैं कि महिलाओं ने नागरिकता से जो है वंचित होने का दर्द महसूस किया। ओलंपिक द बाउच में लिखा गया कि महिलाओं के जो है अधिकारों की वैकल्पिक घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें महिलाएं स्वतंत्र रूप से जन्मी और उनके अधिकार पुरुष अधिकार के समान है। तो कानून जो है समान इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। सभी नागरिक पुरुष हो या स्त्री, सभी इसे बनाने में जो है हिस्सेदारी या भागीदारी होनी भी चाहिए। महिलाओं को फांसी के तख्ते पर जाने का अधिकार है तो संसद में क्यों नहीं जाने का अधिकार होना चाहिए। इसीलिए जो है जॉन
लैंड से इसके बारे में उस महिला ने कहा है, कहती है कि क्रांति महिलाओं के खिलाफ की गई, ना कि सिर्फ उनके बिना। क्रांति का उद्देश्य केवल पुरुषों की गणतंत्र की स्थापना करना था। बाद में कानून सुधार द्वारा देखते हैं कि स्त्रियों की संपत्ति और संबंधी जितने भी व्यक्तिगत अधिकार था या तलाक देने की स्वीकृति, स्त्रियों की परिस्थिति में भारी परिवर्तन की लाया गया। तो 19वीं शताब्दी में स्त्री आंदोलन जो था एक संगठित रूप लेने लगा था, जिसमें स्त्रियों की जो दशा थी, जो स्थिति थी, सुधारने के लिए बहुत ही आवाज़ उठाई गई। इसमें प्रमुखता से बात उठी थी कि स्त्रियों के पुरुषों के समकक्ष कानूनी और रूप से और राजनीतिक अधिकार मिलनी चाहिए। स्त्रियों को वोट देने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण माना भी गया, क्योंकि ऐसा होने पर स्त्रियों को अपने विरुद्ध होने वाली असमानता की नीतियों को समाप्त कर सकेगी। तो इस आंदोलन में हम देखते हैं कि कार्य क्षेत्र जो था वह मुख्य रूप से वे राष्ट्र थे जिनमें राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना हो चुकी, जहां मत देने के लिए अधिकार विस्तार हो रहा था। जैसे भारत में भी 19वीं शताब्दी में अगर हम देखते हैं कि समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं की स्थितियों पर बहुत सुधार लाने का प्रयास किया था। राजा राम मोहन, ईश्वर विद्याचंद से, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्रीमती एनी बेसेंट, ऐसे बहुत सारे ऐसे महिलाओं ने और पुरुषों ने भी थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन जैसे अनेक संस्थाओं स्त्री शिक्षा और समस्याओं के समाधान के लिए योगदान किया। यहाँ तक हम देखते हैं 1840 के दशक में लोकप्रिय सैन फ्रांस कन्वेंशन भी हुआ था, जो इसमें अमेरिका की जो स्त्रियों की अधिकारों की आंदोलन की शुरुआत भी मानी जाती है। वहाँ पर एलिजाबेथ कैंडी स्कैंडन द्वारा लिखा गया एक घोषणा पत्र है, उसको स्वीकार किया गया। और अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा जो पत्र है, वो पत्र की भाषा का उपयोग करके स्त्रियों को मत देने की अधिकार की वकालत भी की गई। इसी प्रकार हम 1869 ईस्वी में स्त्रियों को मत देने का अधिकार की एक राष्ट्रीय एसोसिएशन की स्थापना भी की गई। यहाँ तक कि इस प्रकार के एसोसिएशन धीरे धीरे पूरे यूरोप में बनने लगे। एसोसिएशन 1867 ईस्वी में ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स सभा में स्त्रियों को मत देने संबंधी एक संशोधन बिल को अस्वीकार कर दिया था। लेकिन इस प्रकार की मांग विकसित देशों में उठने लगी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण रचना उनकी है, जो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, स्त्रियों की प्राधीनता। वो 1869 के अंतर्गत इन्होंने तर्क दिया था कि स्त्री पुरुष का संबंध मैत्री पर आधारित होनी चाहिए, प्रभुत्व पर नहीं। तो मिल ने भी जेम्स मिल ने भी विशेष रूप से विवाह कानून में सुधार तथा स्त्री मताधिकार पर इन्होंने बल देते हुए एक सुयोग्य और एक प्रतिभाशाली स्त्रियों की शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने की भी इन्होंने वकालत की थी। तो आज़ादी और आत्मनिर्णय, ये मिल की रचनाओं में दो प्रमुख रूप से इनका विषय रहा। आज़ादी सबसे मूल्यवान होती है, लेकिन स्त्री पीड़ित होती है या उससे समाज में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि स्त्रियों की जो स्थिति है दासों से भी गई गुजरी थी। उस समय दासों से अलग वे लगातार डर की स्थिति में बनी हुई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थितियों के लिए वर्षों तक उनका दमन जिम्मेवार है, ना कि उसका स्वभाव है। मानव चरित्र का निर्माण है वह परिस्थितियों से होता है। जब तक स्त्रियों को आज़ादी ना मिले वह स्वयं को प्रकट नहीं कर सकती है, और इसमें समय लग सकता है, लेकिन यह पूर्ण विकास या आज़ादी से वंचित रखने के कारण नहीं बन सकता है। तो 19वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि मार्क्सवादी प्रवर्तकों ने भी स्त्री पुरुष की संबंधों की बहुत ही गहराई रूप से व्याख्या की है। उन्होंने लिखा भी है कि परिवार संस्था श्रम विभाजन का समान स्रोत है, जिसमें स्त्री पुरुष का संबंध एक प्रभुत्व और निजी संपत्ति के धारणाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि परिवार के भीतर
पुरुष की स्थिति बुर्जुआ वर्ग के समान है और स्त्री की स्थिति सर्वहारा और समानांतर है। तो मार्क्सवादियों का भी तर्क है कि पूंजीवादी प्रणाली का जब अंत हो जाएगा तभी जो है निजी गृह कार्य जितने भी है सार्वजनिक के उद्योग को भी सौंप दिए जाएंगे तभी जो है स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर काम कर सकेंगे। तो स्त्री मताधिकार में जो है पहली सफलता अगर हम देखते हैं कि 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में मिली थी, जब स्त्री मतदान की पहली बार जो है उन्हें स्वीकृति मिली। अमेरिका में 1920 में संविधान में अगर हम देखते हैं कि 19वें संविधान संशोधन द्वारा स्त्रियों को जो है किया गया था। और इस प्रकार हम राजनीतिक अवधारणा के रूप में डॉक्टर राजीव कुमार का मतदान का जो है कहना है कि मतदान का अवसर मिला था। हालांकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में जो 1918 में स्त्रियों को जो वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन पुरुषों के समान महत्व वाला नहीं था। समान मताधिकार प्राप्त करने के लिए 1 दशक का इंतजार करना पड़ा था। जब जो है 1928 में ब्रिटेन में समान मताधिकार की जब शुरुआत की गई, तो फ्रांस में भी जो है हम देखते हैं कि मताधिकार का 1945 ईस्वी मिला। जबकि स्विट्जरलैंड में जो है जैसे राज्य में हम देखते हैं स्त्रियों को जो है 1971 में जाकर मताधिकार का जो है प्रदान किया गया। तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही जो है स्त्री पुरुष को जो है समान अधिकार प्राप्त भी हुआ था। और स्त्रियों को हम देखते हैं मत देने के साथ साथ स्त्रियों का आंदोलन कुछ वर्षों के लिए तो कुछ गति रुक गई थी, लेकिन बहुत वर्षों के बाद एक महत्वपूर्ण मांगों को लेकर जो है एक राजनीतिक समानता का अवसर मिले, ताकि समाधान नहीं हो रहा था। तो इस परिस्थितियों में 20वीं शताब्दी के हम बीच में अगर हम देखते हैं कि नारीवादी आंदोलन की एक द्वितीय लहर की शुरुआत हुई। फ्रांस में जो है एक बुद्धिजीवी और सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जो है नए महिलाओं की जो है एक बहुचर्चित नारीवादी समर्थक भी बनी। और इस प्रकार हम देखते हैं कि हम इसमें एक देखते हैं कि नारीवाद जो है का शब्द जो है मूल अर्थ में हम देखते हैं कि लिंगों के समानता के आधार पर जो है महिला के अधिकारों की वकालत करना। लेकिन इसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए तर्क को निषेध करता है जो कहता है वह नारीवाद या पुरुषों को गलत तरीके से यातना दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो विपरीत दशा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है आंदोलन समानता के साथ संबंध किया गया है, जिसका अर्थ है किसी भी लिंग के लिए विशेषाधिकार को समाप्त करना है। विपरीत दिशा में ली गई कोई भी कार्रवाई स्वचालित रूप से नारीवादी नहीं है। 18वीं शताब्दी के बीच में अगर हम देखते हैं भारत में जो है नारीवाद को 3 चरणों में विभाजित किया गया। हालांकि पहले के समय में हम देखते हैं कि कई शक्तिशाली महिलाएं थीं जो लगातार सामाजिक मानदंडों के खिलाफ लड़ती थी। 18वीं शताब्दी में भी जो है यह सुधार के रूप में बड़े पैमाने पर शुरू होते हुए देखा भी गया। लेकिन 1850 के दशक में शुरुआत में देखते हैं कि भारत में जो है नारीवाद के पहले चरण के जो है मुख्य व्यक्ति टॉर्च बियर्स थे, जिन्होंने जो है सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए काम किया था। इसका कुछ प्रभाव कुछ हद तक सुधार आंदोलन के द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन के बीच संघर्ष के कारण कुछ कम तो हुआ, लेकिन भारतीय घरों में जो बाद में हम देखते हैं भारतीय संदर्भ में बाद में उपनिवेशवादियों के द्वारा किसी भी हस्तक्षेप का कोई विरोध किया गया। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप जब भी सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने की कोशिश की, तब जो है उन्हें विरोध प्रदर्शन का सामना भी करना पड़ा। तो नारीवाद के जो हम देखते हैं एक विभिन्न धाराओं को एक पितृसत्ता के जन्म के बारे में अपना अपना स्पष्टीकरण दिया गया है। और ये नारीवाद को परिवार को काम की जगह पर जो है विस्तृत समाज में महिलाओं को जो है दोयम या दूसरे दर्जे के बारे में जो है जागरूकता तथा महिलाओं के पुरुषों द्वारा उसे बदलने की जो चेतना है उसे कार्रवाई के रूप में समझा जा सकता है। क्योंकि नारीवाद की हम देखते हैं कि 4 प्रमुख धाराएं हैं। 4 प्रमुख धाराएं उदारवादी नारीवादी, समाजवादी नारीवादी, मार्क्सवादी नारीवादी और अतिवादी नारीवादी। तो हम यह देखते हैं कि उदारवादी नारीवादी क्या है, वह पितृसत्ता के जन्म के बारे में कोई ठोस सिद्धांत नहीं देता है, लेकिन यह औरतों के या महिलाओं के दोयम दर्जे पर विश्लेषण जरूर करता है। लेकिन मार्क्सवादी नारीवादी क्या है, वह पितृसत्ता है कि जो जड़ें हैं उत्पादन के जो है
पूंजीवादी ढंग के रूप में तरीके से मानती है। उनका कहना है कि अति प्राचीन काल से जो है मातृसत्तात्मक समाज थे। पूंजीवादी की शुरुआत के साथ जो है व्यक्तिगत रूप से जो है संपत्ति का शुरुआत हुआ और उसके साथ साथ पितृसत्तात्मक जो स्थानीय है जो व्यवस्था थी, महिलाओं की यौनिकता पर जो है नियंत्रण किया। परिवार में पुरुष मुखिया के वाले परिवार से शुरुआत हुई। तो इस चक्र से इस तर्क से जो है हम बात में समझ में तो नहीं आती है, लेकिन हम देखते हैं कि व्यक्तिगत संपत्ति पिता से पुत्र को ही क्यों हुई, ये माता से बेटी को क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ी फैक्टर था। और हम तीसरा देखते हैं कि अतिवादी नारीवादी या भी जो है मार्क्सवादियों की इस मान्यता पर सवाल उठाती रही है। पितृसत्ता का मूल पूंजीवाद में है। इसके स्थान पर उनका कहना है कि पितृसत्ता का मूल रूप में पुरुष जैविकता है। इसीलिए उनका सुझाव है और उनका विचार भी है कि औरतें पुरुषों से अलग रहे, उनकी शारीरिक संबंध भी औरतों के साथ भी होनी चाहिए। इस जो तर्क है, वो तर्क की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि औरतों के पूरे उत्पीड़न को केवल शरीर के स्तरीय पर है, जैविकीय मुद्दों पर टिका दिया गया है, जिसका अर्थ यही है कोई खास बदलाव नहीं आया है और न कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि इसकी अन्य कमजोरी यह है और यह तर्क है कि जेंडर जो होती है वह संवेदनशील पुरुषों और पितृसत्तात्मक मूल्यों में विश्वास करने वाली औरतों के बारे में कोई सफाई नहीं दे सकता है। फिर भी अतिवादी नारीवादियों में औरतों पर हिंसा तथा औरतों की हिंसा चलती आ रही है। तो यौनिकता के मुद्दों को औरतों के उत्पीड़न पर हम देखते हैं कि बहस से जो है बड़ा जोड़ करके एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो काफ़ी समय तक जो है उत्पादन और प्रजनन के चारों तरफ से केंद्रित थी। समाजवादी नारीवादी अतिवादी नारीवादियों से सहमत है, लेकिन पितृसत्ता की जड़ों को जो है केवल पूंजीवादी को नहीं ढूंढा जा सकता है, लेकिन पूरी समस्या का सिर्फ है जैविकीय अंतर तक घटाने से असहमत है। उनका कहना है कि पूंजीवाद के कारण पितृसत्ता नहीं आई। महिलाओं के श्रम और शरीर पर पुरुषों का जो नियंत्रण है वह व्यक्तिगत संपत्ति से पहले आया, इसलिए जो है इसने पूंजीवादी को माना। तो हम देखते हैं कि निष्कर्ष रूप से हम इस तरह से कह सकते हैं कि नारीवाद राजनीतिक चिंतन की एक प्रमुख अवधारणा बन चुका है। यह राजनीतिक विज्ञान की मूल अवधारणाओं न्याय, अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, नागरिकता तथा अन्य जितने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया हैं वह भी स्त्रियों के मुद्दों को जोड़कर ऐसे सभ्य एवं समतावादी या समानतावादी समाज की स्थापना पर जोर भी देता है, जिसमें विभेद की स्थिति को समाप्त किया जा सकता है। एक ओर जहाँ तक उदारवादी राजनीतिक विचारधारा को चुनौती दे रहा है, तो दूसरी ओर अप्रासंगिक रूप से जो है समाजवादी मार्क्सवादी विचारधारा के स्थान पर एक वैकल्पिक आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण की कल्पना भी करता है। तो इसके अनुसार एक नया आदर्श समाज तभी स्थापित हो सकता है जब उसका निर्माण स्त्री को केंद्र में रख कर किया जाए। राजनीति के सभी अवधारणाओं को स्त्रियों के संदर्भ में परिभाषित किया जाए, यहाँ तक कि जो है केंद्र में परिभाषित के साथ नारीवादी यह भी मानते हैं, उनका उद्देश्य ये भी था कि स्त्रियों के जो पुरुषों के समान बनना नहीं, बल्कि उसका प्राकृतिक विभेद को स्वीकार करते हुए उनकी सामर्थ्य को यानी संपूर्ण उपभोग करने तथा समाज द्वारा प्रस्थापित जितने भी कृत्रिम रूप से असमानताओं को दूर करने का प्रयास। तो इस प्रकार भारतीय नारीवाद के आंदोलन ने पिछले कुछ वर्षों से हम देखते हैं कि काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है, लेकिन पुरुषों महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा उम्मीद करने की बजाय महिलाएं खुद की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरने भी लगी है। आज भी हम देखते हैं समाज में महिलाओं के लिए समान जो जगह जो है सुरक्षित करने के लिए कई नियमित रूप से आंदोलन भी चलाए गए। यहाँ तक कि महिलाओं की समानता के अधिकार को लेकर जो है सुरक्षित करने का बलात्कार, उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने, पितृसत्ता आदि इत्यादि को खत्म करने के लिए सभी जगह एक प्रभाव को नारीवाद के तहत रोका भी गया। तो शुरुआत के दिनों में हम देखते हैं कि नारीवाद की शुरुआत सती प्रथा के खिलाफ लड़ने से मूल बातों से शुरुआत हुई थी, जिस तरह से अब हम देखते हैं कि विभिन्न आधार तक जो पहुंचा जा सकता है। तो महिलाओं के जीवन के सभी क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं कि कार्यस्थल जो घर है और इसी तरह के अन्य चीज़ों के पूर्ण जो है समानता के लिए लड़ती है।
पिछड़े बहुत सारे क्षेत्रों में जो है महिलाओं को शहरी या अधिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की महिलाओं की तुलना में आज विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मुद्दे जो है कम या अधिक हो फिर भी समान रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे से उदाहरण भी देखने को मिलते हैं इस विषय पर। तो आज का वीडियो जो है आज हम समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर दूसरे विषय को लेकर मैं उपस्थित हूँगा।